भुजंग जी से इंफॉर्मेशन सीख करेंगे। एंड दिस टाइम आई थिंक जो थोड़ा प्रैक्टिकल एक एस्पेक्ट सर जिस पे डील करेंगे वो हमारे साथ साझा करेंगे। सर हमने जैसे कल भी आपको बताया था कि हम एक म्यूजियम सेटअप करने के लिए जो है वर्क कर रहे हैं, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। तो आई होप आज का जो सेशन रहेगा इट विल बी मोर इंफॉर्मेटिव, नॉट ओनली फॉर द स्टाफ बट ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। आई होप जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने नोट्स प्रॉपरली बना रहे हैं एंड दे आर नोटिंग एवरीथिंग डाउन, क्योंकि हम इसको बहुत जल्द जो है इसे इम्प्लीमेंट करेंगे व्हेन वी विल बी ट्राइंग टू सेट अप आवर म्यूजियम। सो ओवर टू यू भुजंग जी। यस, थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। जैसे कल भी हमने अपने सेशन में जानकारी ली थी, म्यूजियम बनाने से पहले या किसी को भी चीजों को कलेक्ट करने से पहले सभी लॉज का, कानून का जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको एंटिक्विटीज लॉ एक्ट्स अगर पता नहीं है तो कौन सी चीजें कलेक्ट करें और कौन सी चीजें कलेक्ट नहीं करें, इसके बारे में मुश्किल हो सकती है। सो व्हाट एवर यू वांट टू कलेक्ट फॉर द म्यूजियम, इट बी लॉफुल, ये कानूनन होना चाहिए। गलती से अगर किसी बच्चे ने कहीं से अगर कोई मूर्ति उठा के लेके आ गए तो मुश्किल ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है उसके लिए यानी अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के पास भी अधिकार नहीं है या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास भी अधिकार नहीं है। अगर कोई मूर्ति कहीं किसी जगह पर अगर पड़ी हुई है, एक व्यक्ति भी अगर उसकी पूजा करता है तो आप उसे उठा के नहीं ला सकते हैं, ऐसा कानून है। इसलिए कल हमने बहुत फोर्सफुली बोला था कि सभी कानून की जानकारी रहना जरूरी है। अभी आज का जो सेशन है, नया म्यूजियम अगर एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं जो भी यहाँ पर है, कृपया आपस में बातें करने के बजाय थोड़ा आप जो है कृपया पेन और नोटबुक लेकर यहाँ ध्यान दे। और अगर आप चाहते ही है अगर बात करना है तो क्लास के बाहर जाकर आप बात कर सकते हैं, किसी को डिस्टर्ब ना करें। मैं भी आपको देखता हूँ, मेरे सामने वाला जो बड़ा स्क्रीन है मुझे उस पर भी दिखाई देता है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज प्लीज कीप साइलेंस और थोड़ा सामने ध्यान दीजिए, इतना मैं प्रार्थना करता हूँ। नहीं तो ऐसे भी मुझे कोई ये नहीं करने वाला है कि मैं यहाँ से बाहर हो जाऊं। आपकी तरफ से भी अगर आप मुझे कुछ सिखाना चाहते तो मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज आई एम अ स्मॉल स्टूडेंट। ऐसा मैं समझता हूँ खुद को कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। सो आज आवर टुडे सेशन, जब कोई नया म्यूजियम बनाना चाहते हैं तो एक म्यूजियम क्या होता है, इट्स लाइक अ क्यूरियोसिटी बॉक्स। संग्रहालय की जब कभी परिकल्पना की गई थी, जब संग्रहालयों के बारे में सोचा गया था, तो इट्स लाइक अ क्यूरियोसिटी बॉक्स, कुछ नया बनने जा रहा है, इस तरह का भाव होता है। सो आज के हमारे जो पॉइंट्स है, नया संग्रहालय स्थापन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है, उसका थीम कैसे होना चाहिए, उसका आर्किटेक्चर प्लान कैसे होना चाहिए, फंडिंग एजेंसीज क्या है। जैसे एशिया पैसिफिक की बात करते हैं तो 18,180 म्यूजियम हमारे ये सभी एशिया उपमहाद्वीप में हैं। और विश्व की बात करेंगे तो जैसे ऊपर लिखा हुआ है टोटल नंबर, सो 1,04,000, इट्स अ प्राइवेट गवर्नमेंट सभी तरह के मिला करके है। सो कोई भी नया म्यूजियम बनाने से पहले याद रखना, आपको जो है संग्रहालय का नाम वो बहुत मायने रखता है। नेम इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर म्यूजियम ग्रांट्स, क्योंकि शुरुआत तो करेंगे बट सारे डॉक्यूमेंट उसी नाम से आने चाहिए। इसीलिए आपका संस्था का जो नाम है, अगर उस संस्था के अंडर आप करना चाहते हैं, सो डैश वाट एवर भी आपका संस्था का जो नाम होगा, मल्टीपर्पज फाउंडेशन और वाट एवर ट्रस्ट, उसके अंडर, या कॉलेज का नाम, तो उस कॉलेज के अंडर आपका गवर्नमेंट कॉलेज कुल्लू जो भी आपको रखना है, सो उसके नीचे उसका संग्रहालय का नाम आना चाहिए। जैसे हमारा हेरिटेज फाउंडेशन म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, ऐसा हम लोग लिखते हैं। नीचे जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। नाम संग्रहालय का देते समय याद रखना है कि उसका शॉर्ट फॉर्म भी स्वीट होना चाहिए, इजी होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर CSRC ऐसा नीचे लिखा हुआ है। ये क्यों? क्योंकि उसका लोगो जब डिजाइन होता है तब वो शॉर्ट फॉर्म से आधारित होता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। सेकेंड थिंग इज दैट जब संग्रहालय का नाम शुरुआत में अगर नहीं देंगे, बाद में अगर देंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाता है, जो डॉक्यूमेंट बनते हैं शुरुआत से वो सभी गलत हो जाते हैं, फिर फ्यूचर में जो है ग्रांट्स जब मिलते हैं तब मुश्किल होती है। सो
संग्रहालय के नाम के साथ आपको ये याद रखना है, ये संग्रहालय आप किस लिए स्थापित कर रहे हैं। क्या ये आपका व्यक्तिगत अध्ययन के लिए है, स्कॉलर और रिसर्चर्स के लिए है, या कॉमन पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए, यानी जो समाज में जो लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि संग्रहालय बनते समय जब नाम भी देते हैं वो भी उसके अकॉर्डिंगली चलता है। अब इंटेंट जो है आपके म्यूजियम का, अब ये यहाँ पर थोड़ा सा और एक बात याद रखना है, जब आप ये नाम वगैरह सब देते हैं उसी समय में अगर आपका संग्रहालय जो जिस ट्रस्ट के अंदर बन रहा है, जिस फाउंडेशन के अंडर बन रहा है, उसका जो डीड, कभी ट्रस्ट डीड जब बना हुआ है, उस ट्रस्ट डीड में आप ध्यान से देखिएगा, कोई पॉइंट होना चाहिए टू एस्टैब्लिश द म्यूजियम, संग्रहालयों की शुरुआत करना वगैरह वगैरह, वो सब लिखा होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपके ट्रस्ट डीड में एक पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा और चैरिटी कमिश्नर के पास जाकर के वो ट्रस्ट डीड जो है उसमें वो जो है चेंज रिपोर्ट आपको लेनी चाहिए, उसके बाद आप इसको कर सकेंगे। अन्यथा क्या हो जाएगा, इट्स नॉट बी लीगल, वो लीगल नहीं रहेगा। अब चीजों को कौन से कलेक्ट करना चाहिए, तो जैसे यहाँ कहा था, उद्देश्य क्या है आपका, किसके लिए आप बना रहे हैं। इफ इट इज एन जनरल, यस यू कैन कलेक्ट ऑल थिंग्स, हर तरह के चीजों को आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें सिक्के भी है, या कुछ लकड़ी के बर्तन है, या हमारे जो यूटेंसिल्स जो भी है, यानी जिस भी तरह के बर्तन है पुराने, उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। आपका थीम क्या है वो भी जरूरी है। इफ इट इज नॉट थीमेटिक, यानी किसी विशिष्ट विषय पर आधारित ऐसा संग्रहालय नहीं है, तो जो भी पुरातन चीजें मिले वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर थीमेटिक है, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, तो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के इसमें आप कुछ भी किसी भी तरह के चीजों को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो थीम के अनुसार ही चलना चाहिए। सो फ्यूचर में आपके जो फंड मिलेंगे वो भी आपके थीम, आपका रिसर्च, आपका थ्रस्ट एरिया जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे, ये याद रखना है। चीजें मिल रही है इसलिए हम कुछ भी कलेक्ट करेंगे ऐसा भी नहीं, उसका कुछ एंटिक वैल्यू होना चाहिए, कुछ यूनिकनेस होना चाहिए, अदरवाइज आफ्टर फ्यू डेज इट विल बिकम अ डंपिंग ग्राउंड। सो शुरुआत भले ही ऐसे 10, 100, 500, 1000 चीजें कलेक्ट हो गई, बाद में उसमें से सेग्रीगेट कर लीजिएगा, डिस्प्ले में क्या रखना है क्या नहीं रखना है वो तय कर लीजिएगा, बची हुई चीजों का क्या करना है वो बाद में सोच सकते हैं। बट चीजों को कलेक्ट करते समय, जैसे मैंने कल कहा था, ऑथेंटिफिकेशन होना चाहिए, ओनर होना चाहिए प्रॉपर। किसी से अगर कोई लाके कोई चीज दे रहा है तो एक एटलीस्ट उसको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर उससे दीजिएगा, और उससे भी आप ये चीजें दे रहे उसका उससे जो है एक लेटर ले लीजिएगा, या आप ही लेटर बनाइएगा, उसके ऊपर उसका सिग्नेचर ले लीजिएगा, तब पता चलेगा कि कौन सी चीजें किसने कब दी हुई है। फ्यूचर में वो रिकॉर्ड बहुत मायने रखता है, क्योंकि म्यूजियम ग्रांट कमेटी के पास जब आप फंडिंग के लिए प्रपोजल भेजते हैं, मैं भी एक मेंबर हूँ भारत सरकार के या इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के कमेटियों का, तो जब हम जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए तब हम लोग पूछते हैं, बताइए आपका रिकॉर्ड कहाँ पर है, किसने ये चीजें दी हुई है, कब आपको मिला हुआ है, इसका कैटलॉगिंग कहाँ पर है, ये सब हम बाद में पूछते हैं फंड देने से पहले। सो अब आपका संग्रहालय का उद्देश्य क्या है, व्हाट इट इंटेंट, सो लाइक इंस्पायर एंड मोटिवेट पीपल, अगर लोगों को प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है, सो टू द ड्रीम ऑफ इम्पॉसिबल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड वर्क टुवर्ड्स अचीविंग इट। अब यहाँ पर एक बात बहुत मायने रखती है, अगर आपका संग्रहालय लोगों को प्रेरित नहीं करता है, बट प्रेरणा किसके लिए प्रमोट करना चाहिए, किसके लिए मोटिवेट करना चाहिए, जैसे डेफिनेशंस देखते समय हमने कहा था कई अलग अलग उद्देश्य दिए हुए थे। जैसे हमारे देश में महिलाएं जो है वो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है, तो महिलाओं को प्रेरणा मिले या महिलाओं की ऐसी कहानियां मैं इस संग्रहालय में दिखाना चाहती हूँ, ऐसा डेफिनेशन जो दिया गया था। या दूसरे एक बच्चे ने जो लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ पर जो है बच्चों के अंदर जो राइटर है, पोएट है, जो भी आर्टिस्ट है, उसको प्रेरणा देनी चाहिए। सो व्हाट इज योर इंटेंशन, आपके संग्रहालय का इंटेंशन क्या है। विदाउट एनी इंटेंशन इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश अ म्यूजियम, इट विल लाइक अगेन जनरलाइज, इफ देयर आर ऑलरेडी thousands of museums, then why should we need another one, क्यों जरूरत, क्या जरूरत है। तो आप अपने एरिया का कुछ विशेष जो पॉजिटिविटीज है उसको दुनिया के सामने अगर लाना चाहते हैं, जैसे आपके एरिया में कोई अगर बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, कोई कम्युनिटी है, उससे संबंधित कुछ विशेष आप लाना चाहते हैं, या
भारत की कोई विशेष बात जो आपके एरिया के लोगों को आप सिखाना चाहते हैं, जैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम्स आजकल हम बोल रहे हैं. So if your museum is related to that, and if you want to teach something the best, like the महात्मा गांधी का जो डेफिनेशन था, जो मैंने उनके किताब का नाम बताया था कि पंचायत राज, पेज नंबर 55, पैराग्राफ नंबर 3, फर्स्ट लाइन में जिसके बारे में लिखा हुआ है, यहाँ आकर युवाओं को लगे कि एटलीस्ट एक हुनर मैं यहाँ से सीख कर जाऊं, ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं तो वो क्या उद्देश्य, क्या सिखाना चाहते हैं आप, वो दिखाइएगा. देन कंसेप्ट नोट आपके म्यूजियम का प्रॉपर लिखिएगा. अगर कंसेप्ट नोट नहीं है, जैसे हमारा एकेडमिक या जो भी इंस्टीट्यूशन होता है उसका भी हम क्यों ये इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, तो एम्स ऑब्जेक्ट्स हम सब लिखते हैं. सो कंसेप्ट नोट भी आपके म्यूजियम का होना चाहिए. इफ इट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देन इट शुड बी एजुकेशन ओरिएंटेड होना चाहिए. अदरवाइज जैसे मैंने कहा है, जनरलाइज हो गया तो फ्यूचर में मुश्किलें बढ़ जाएगी. बार बार मैं ये बता रहा हूँ. स्टोरी ऑफ द म्यूजियम जरूर लिखिएगा. जैसे यहाँ बच्चे जो बैठे हुए हैं, आप में से अगर 5-10 कोई भी बच्चे जो बहुत डेडिकेटेडली इस विषय को सीरियसली लेकर के अपने आसपास के गांव में, अपने घरों में, अपने समाज में जो अच्छी अच्छी चीजें आप कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं, प्लीज रिमेंबर दैट ओनली टू कलेक्ट द आर्टिफैक्ट्स इज नॉट इम्पोर्टेंट. सिर्फ चीजों को कलेक्ट करना ही जरूरी है ऐसा नहीं, बल्कि कुछ ऐसे अद्भुत कोई चीजें, कोई बातें जिसका डॉक्यूमेंटेशन करके अगर आप लेके आते हैं, फोटोग्राफी करके आप लेके आते हैं, किसी नेचुरल ऐसे हेरिटेज साइट का बहुत अच्छा फोटोग्राफी वीडियोस आप अगर बना के लाते हैं, वो भी म्यूजियम में आ सकती है. मगर संग्रहालय को ये याद रखना चाहिए, यानी संग्रहालय स्टाफ को ये याद रखना चाहिए, ऐसे प्रयास करने वाले लोगों की, हमारे संग्रहालय के लिए निर्माण करने के लिए जिन लोगों ने सहयोग किया, उनकी कहानियां भी संग्रहालय में होनी चाहिए. या वाइस वर्सा, ये संग्रहालय बनाने के लिए अगर किसी एक व्यक्ति ने ही बहुत प्रयास किया हुआ है, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम, उनका संग्रहालय जो बना चेन्नई में, जो बना तो उनके गांव में भी बना, हमारे राष्ट्रपति भवन म्यूजियम में भी एक हिस्सा बना हुआ है. सो एक ऐसा छोटा बच्चा जिसने अपने बचपन में अपना पेट भरने के लिए घर घर में अखबार बांटे थे, और वो बच्चा जब उसका डेथ हो गया तो दुनिया के हर अखबार में उसका नाम था. तो ये एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में एक छोटी सी स्टोरी ही जो है वो बहुत ज्यादा प्रेरणा देती है. सो आई एम कलाम नाम की एक फिल्म है, यूट्यूब में अगर मिल जाए तो जरूर देखिएगा. आई एम कलाम, एक छोटा सा बच्चा कलाम जैसा बनने का कैसा प्रयास करता है, उसके बारे में वो कहानी है. सो संग्रहालय की कहानियां याद रखना, चीजें नहीं बिकती है संग्रहालय में, कहानियां बिकती है. ये शब्द को याद रखिएगा. आपके म्यूजियम में स्टोरीज जो है वो लोगों को प्रेरणा देती है, या लोगों को प्रमोट करती है, या लोगों को आपके साथ जोड़ के रखती है. अदरवाइज सिक्के तो हजारों लाखों करोड़ों दुनिया में हैं, किसी के जेब में भी सिक्के पड़े हुए, किसी के टेबल के ड्रॉर में सिक्के पड़े हुए हैं, लोग उसके साथ कनेक्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि उसके साथ स्टोरीज नहीं जुड़ी हुई है, कहानियां बिकती है. याद रखना कि जब आप एक एक चीज से जुड़ी हुई कहानी ठीक से बता सकते हो संग्रहालय में, तो लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं म्यूजियम के साथ में. संग्रहालय को आने वाला जो ऑडियंस है आपके यहाँ पर अलग अलग तरह का हो सकता है. जनरल मासेस हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी हो सकते हैं. तो परिभाषा संग्रहालय की, यानी जो आप चीजें लाएंगे, जैसे मान के चलिएगा हम अपने कॉलेज के आसपास के एरिया से कुछ चीजें कलेक्ट करके ले आते हैं, तो उसको आप अपने लोकल की भाषा में, जो भी वो आपकी जो भाषा है उसमें भी लिखिएगा उसका कंटेंट, बट कंटेंट शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए. यानी जैसे मान के चलते 5-10 सिक्के किसी ने लेके आए, वो 10 सिक्कों की जानकारी आप जो है सिंपल से भाषा में, आपकी लोकल की जो भाषा है उसमें आप लिखिएगा. हिंदी है तो हिंदी में लिखिएगा, एक नेशनलाइज लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी लिखिएगा. 3 इसमें होना चाहिए. हिंदी अगर आपकी स्टेट लैंग्वेज है इट्स बेटर, इफ नॉट अगर आपकी कोई अन्य भाषा है तो उसको, जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ, मराठी में लिखूंगा एक पैराग्राफ, उसके नीचे हिंदी में लिखूंगा, उसके नीचे इंग्लिश में. भाई 3 इसमें रहेगा तो हमारे यहाँ कोई भी विजिटर किसी भी तरह का आएगा तो उसको प्रॉपर जानकारी मिल सकेगी. ये याद रखना है. अब कंटेंट का जो ढांचा होता है, यानी उसकी टर्मिनोलॉजी जो होती है, वो आम आदमी को भी समझ में आनी चाहिए और रिसर्च स्कॉलर्स को भी समझनी चाहिए. इसके लिए मल्टी स्टेज म्यूजियम भी हो सकता है.
वो क्या होता है वो बाद में देखेंगे, बट जनरल इसमें आप याद रखना है सभी को सहज रूप से समझ में आए ऐसी वो परिभाषा होनी चाहिए। आपके ऑडियंस का एज ग्रुप क्या होगा? हो सकता है 10 साल का बच्चा भी हो, 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी हो, तो सबके लिए वो सहज हो। बट जैसे मैंने कहा है, हमेशा संग्रहालय में ऐसी भाषा होती है, ऐसा कंटेंट लिखा होता है कि जो छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि म्यूजियम डिजाइन कौन करते हैं? आप और हम जैसे लोग करते हैं कि हमें जो एक परिभाषा समझ में आती है हम उसमें लिखते हैं। छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता है, उसको कार्टून्स अच्छे लगते हैं, उसको जो है कॉमिक्स अच्छे लगते हैं, बट म्यूजियम की परिभाषा समझ में नहीं आता है तो बेचारा ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये हमको याद रखना है। देन लिटरेसी रेट अलग अलग हो सकता है, यानी इंटरेस्ट एक्सपर्टीज लेवल अलग हो सकते हैं। मराठी में हम बोलते हैं हौसे नौसे गौसे, यानी जिनको शौक है, शौक के खातिर आने वाले, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, पिकनिक करने के लिए आ रहे वैसे भी लोग होते हैं। कुछ अध्ययन करने के लिए आए हुए यूथ होते हैं, और कुछ जो होते हैं, कुछ ग्रेट स्कॉलर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं कि कम से कम मुझे एक नई चीज यहाँ कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ सोच करके आते हैं, या अपना जो एक्सपर्टीज है वो सेवा हमको देने के लिए भी आए होते हैं। तो आप जो चीजें कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हमको ये याद रखना है। अब यहाँ पर जो है ये एक्सपर्टीज लेवल को याद रखते हुए काम करेंगे, और डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, एक एरिया में अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के लोग हो सकते हैं, तो उस दृष्टि से भी आपको चीजों को प्रॉपर डिस्प्ले करना है, कंटेंट को भी प्रॉपर जो है लिखना है। नहीं तो कभी कभी ऐसा लिख सकते हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ कि ब्रिटिशों ने यहाँ आकर के बहुत लूट की, यहाँ के लोगों को मार डाला, ब्रिटिश लोग बहुत बुरे होते हैं, ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। आजादी के पहले इस तरह का हुआ, वो जो है वो आप बताइएगा। बट आज के वर्तमान में ऐसी अगर परिभाषा आप यूज करेंगे कि ब्रिटिश लोग बहुत बुरे होते हैं, तो उसका ऑटोमेटिकली क्या होगा, यानी आज के लोगों को भी आप कुछ गलत कह रहे हैं, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल जाकर के अगर आपके पास यूनेस्को के कोई ऑफिसर आएंगे देखने के लिए, तो बोलेंगे कि भाई ये तो गलत ये कर रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल के विजिटर्स होंगे, इस तरह से सोच करके हमको करना है। एक सार्थक अनुभव बनाने के लिए इस तरह की सूचनाएं होनी चाहिए, या लेवल कैसे होने चाहिए। सो एक प्राइमरी लेवल होता है, गैलरी सभी के लिए समान होते हैं। अब याद रखना, जैसे आपने अगर, अभी मैं आपके लिए बता रहा हूं, आप अगर अभी कुछ सिक्के ला रहे हैं, या कुछ खिलौने ला रहे हैं, या कुछ अलग अलग जैसे मटेरियल, लकड़ी की कुछ चीजें ला रहे हैं, या कुछ धातु के चीजें, कुछ आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कुछ ऐसा ला रहे हैं, तो मटेरियल वाइज भी हम गैलरीज बना सकते हैं। जैसे वुडन आर्टिफैक्ट्स, उसका एक गैलरी रहेगा, लेदर आर्टिफैक्ट उसका एक रहेगा, उसके बाद में कुछ हम लोग कॉइन्स ला रहे हैं, न्यूमेस्मेटिक्स, उसका एक रहेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द कलेक्शन साइज हम गैलरीज बना सकते हैं, और उसमें फिर उसके शोकेसेस अलग अलग तरह के, यानी वर्टिकल शोकेसेस, हॉरिजॉन्टल शोकेसेस, या इंफॉर्मेशन पैनल्स, ऐसे हम इसमें रख सकते हैं। और फिर अकॉर्डिंगली धीरे धीरे जो कंटेंट आप उसका प्रॉपर लिखेंगे, तो उससे अकॉर्डिंग हम उसका ऑडियो विजुअल्स वगैरह भी निर्माण कर सकते हैं। सेकेंडरी लेवल में जब ज्यादा डेटा कलेक्ट होता है, ज्यादा चीजें कलेक्ट होती है, तो एक सेकेंडरी लेवल पे और ज्यादा डेप्थ में जा सकते हैं। और थर्ड लेवल में जो है और ज्यादा, यानी और ये क्या है, एक्सपर्टीज लेवल बढ़ते जा रहा है, चीजें बढ़ती जा रही है, तो जानकारी भी बढ़ते जा रही है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड पाथ, सजेस्टेड पाथ, एक्सप्लोरेटरी पाथ। सो फर्स्ट इज सभी नए लोगों के लिए एक्सप्लोरेटरी पाथ होगा, सजेस्टेड पाथ थोड़ा एडिशन, डायरेक्टेड पाथ और ज्यादा। सो एक उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है, सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। तो किस तरह से होता है यहाँ दिखा है। एक्सप्लोरेटरी पाथ छोटा सा, कम जानकारी मिलती है। जैसे अभी आप जो चीजें कलेक्ट कर रहे हैं आपके कॉलेज में, एक ही हॉल में कहीं रखिएगा। एक हॉल अगर आपके पास है तो, नहीं तो सिंपल सा है कि अगर आपके पास स्टाफ रूम होगा, तो स्टाफ रूम में कुछ जहां बैठने का, और जो अपना यानी जनरल लेवल पे अपना जो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे किसी वॉल को चूज करके उसमें शोकेसेस को बनाइएगा, और उसमें इसका साथ में जानकारी का पैनल अगर ज्यादा नहीं रख सकते हैं तो क्यूआर कोड बनाइएगा। क्योंकि आजकल क्या है, जो भी जानकारी आप टाइप करेंगे तो उसका हम लोग कंटेंट को जो है वो क्यूआर कोड में डाल सकते हैं। नॉट ओनली द कंटेंट बट ऑडियो, वीडियो, विजुअल भी जो है उसको हम क्यूआर कोड में डाल सकते हैं। सो क्या हो जाएगा,
लेस स्पेस में ज्यादा वर्क हो जाएगा। दूसरा है कि फिर भी अगर जगह नहीं है तो आपका जो कॉलेज का जो बिल्डिंग है उसका ऊपर, यानी बिल्डिंग का छत का ऊपर, छत तो खाली होगा ना, तो छत का ऊपर भी जो है हम आराम से ये कर सकते हैं। बस इसके लिए जो आप साइड वाला जो पोर्शन आप जो यानी वॉल जो बनाएंगे वो परमानेंट वॉल नहीं होंगे, नहीं तो कंस्ट्रक्शन का परमिशन नहीं मिलता है। तो हम उसके लिए जो है फैब्रिक मटेरियल क्या यूज करना है वो हमको तय करना है। सो आप इस तरह से यानी अलग अलग मटेरियल मीडियम्स को यूज करके, मैं कुछ सैंपल्स आपको आगे दिखाऊंगा, उसको यूज करके यानी सिर्फ लोहे के रॉड्स या अन्य भी यानी फाइबर के जो पतरे होते हैं उसको यूज करके अलग अलग मटेरियल को यूज कर सकते हैं। बस इतना याद रखना, परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, परमिशन नहीं मिलता है तो टेम्पररी वाला रख सकते हैं। बट सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको प्रॉपर रूप से, सीसीटीवी कैमराज वगैरह, बाहर के साइड में सीसीटीवी कैमराज वगैरह हो, देन इट विल ओके। सो अगर आपका कॉलेज का गेट है, सिक्योरिटी लॉक प्रॉपर है, कोई अंदर नहीं आएगा तो आप उस समय रख सकते हैं। अदरवाइज कभी कभी ये कुछ गलत इंसिडेंट्स हो सकते हैं। सो स्पेस कहाँ का यूज करना चाहिए वो डिपेंड करता है आपका मटेरियल कितना है और कंटेंट कितना है, उस हिसाब से कंटेंट को हम, जैसे अभी मेरे पीछे आप जो शोकेसेस देख रहे हैं, अभी हमने कंटेंट कम रखा है, एंटिक्विटीज को ज्यादा रखा है, वैसे भी कंटेंट कम ही रखना चाहिए। वो कैची लाइंस जिसको हम बोलते हैं वो होना चाहिए, या ऑडियो विजुअल ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर के लोगों को इंटरेस्ट आएगा। नहीं तो सिर्फ पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कोई नहीं पढ़ता है, तो ज्यादा नहीं पढ़ेगा। 112, अब तो 140 वर्ड था पहले, अभी कुछ दिन पहले, अभी 112 वर्ड पे आ गए। 112 वर्ड तक का मैसेज है या कोई कंटेंट है तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो उसको डिलीट कर देते हैं या एज इट इज फॉरवर्ड कर देते हैं, नहीं तो ऐसे निकल जाते हैं। सो ये याद रखना है। देन डिजाइन करते समय में कभी भी स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इसलिए जैसे कहा न्यू टेक्नोलॉजीज में कियोस्क टेक्नोलॉजी को हम इस तरह से यूज करते हैं। ये जो एक स्टैंड के ऊपर ये एक कुछ हम लोग आईपैड यूज कर सकते हैं या कोई टैब यूज कर सकते हैं, उसमें जानकारी रख सकते हैं। सो आपके पास स्पेस कितना है उसके ऊपर सब ये निर्भर करेगा। स्टोरी टेलिंग वॉल्स को भी बना सकते हैं, वो भी आगे देखेंगे। काल प्रवाह, यानी कभी कभी आपके पास अगर चीजें जो कलेक्ट हो रही है, अगर वो यानी आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है, फिर उसके बाद में कोई टूल्स है, वेपन्स है, उसके बाद में कुछ कॉइन्स है, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स है, तो आप पीरियड के हिसाब से भी चल सकते हैं, यानी एंसेंट टू मॉडर्न तक ऐसे भी आ सकते हैं। एंसेंट गैलरी, मिडिवल गैलरी, मॉडर्न गैलरी, ऐसे भी आप कर सकते हैं। बट उसके लिए फिर आपके उन चीजें कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक म्यूजियम डिजाइन करते समय में ये आपको याद रखना है, काल प्रवाह जितना ज्यादा संग्रहालय को उतना अधिक कार्य करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, प्री हिस्ट्री गैलरी में 4 चीजें रखी हुई है, मॉडर्न गैलरी में 100 चीजें रखी हुई है, ये बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो संग्रहालय का परमानेंट प्लेस है आपके पास या टेम्पररी है, ये मैंने मराठी में लिखा है यहाँ पर, मुझे क्षमा करना। तो या नीचे उसके लिखा हुआ है, डिस्प्ले आप किस तरह से कर रहे हैं, सिर्फ चीजों को रख रहे हैं, जानकारी के साथ रख रहे हैं, यानी जो कंटेंट के जो पैनल होते हैं उसके साथ रख रहे हैं, या डिजिटल इंफॉर्मेशन के साथ रख रहे हैं, ये तय होता है। उसी के ऊपर आधारित होता है आपका शोकेस फिक्स्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आप अपने कॉलेज में जो चीजें कलेक्ट कर रहे हैं उसको रखते हुए दीवारों में कुछ ऐसे कीले ठोक करके बहुत बड़ा ये करके ऐसा नहीं करना, ऐसी इस तरह से रखिए सहज रूप से एक जगह से दूसरी जगह पर हम ट्रांसफर कर सके। शोकेस अगर बनाएंगे तो इस तरह से करेंगे कि उठा करके ले जा सके, चीजों को भी आसानी से मूव कर सके, ऐसा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जगह परमानेंट नहीं है ना अभी, जब आपका पक्का हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, हाँ भाई ये 1 लाख स्क्वायर फीट का या ये 20,000 स्क्वायर फीट का एक बिल्डिंग जो है वो म्यूजियम के लिए दिया जाता है, ऐसा परमानेंट जब होगा। आपके कॉलेज में जितने रूम हैं, अगर 2 रूम और बनेंगे, 2 हॉल अगर अलग बनेंगे और लगेगा ये म्यूजियम के लिए परमानेंट दिए गए हैं, तब भी मैं ये बात बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ, 2 हॉल दिए गए तब भी परमानेंट शोकेस फिक्स्ड वॉल में मत बनाइएगा, वॉल में फिक्स्ड मत कीजिएगा, उसको थोड़ा स्पेस दे करके आगे रखिएगा। क्योंकि हो सकता है आप अच्छा काम करते रहेंगे, आगे चलकर 5 करोड़ रुपए का जो कल्चर मिनिस्ट्री का ग्रांट है अगर वो आपको मिल जाता है तो सेपरेट बिल्डिंग आप बना सकते हैं उसके लिए, क्योंकि है वो नॉर्म्स है, तो उसमें आप नया बिल्डिंग में परमानेंटली एक और अलग म्यूजियम बना सकते हैं। सो बट प्लीज रिमेंबर नथिंग विल बी परमानेंट, सो प्लीज बी ट्राई टू एज मच एज fix not fixed into the wall,
बहुत जब बड़ा स्केल में आपका जो विजन है बस भाई अब इसके आगे नहीं कर सकते हैं ऐसा लगेगा, तब भले आप उसको फिक्स्ड कर दीजिएगा। ये मैं बहुत इसके साथ कह रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ इंसिडेंट होता है, जैसे अर्थक्वेक है या फ्लड है, एनी इंसिडेंट अगर हो जाता है तो जो वॉल में जो फिक्स्ड किए हुए जो चीजें होती है ना उसको ज्यादा नुकसान पहुंचता है, और जो नई जैसा ये है तो उसको किस तरह से आप रख रहे हैं, हाइट लेवल चीजें, कौन सी बोझ वाली चीजें, हल्की चीजें, और जो शोकेसेस आप यूज कर रहे हो कौन से मटेरियल के है, उसके ऊपर वो सब डिपेंड करता है। सो मैनिफेस्टो कम्युनिकेशन की बात जो है उसमें संग्रहालय का एक अपना लेवल जो है, ओवरऑल फील जो है वो किस तरह का होना चाहिए वगैरह वगैरह यहाँ बताए। बट कम्युनिकेशन में जैसे चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं, अभी आप आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं, सो इट इज अ फिजिकल लेवल, अभी आप जो कर रहे हैं वो फिजिकल लेवल में है, उसको आगे चल करके डिजिटल लेवल में लाएंगे। जैसे ट्रेडिशनल मीडियम्स मैन्युस्क्रिप्ट आप कलेक्ट कर रहे हैं तो रखते समय कैसे रखना चाहिए उसका एक सिंपल ये दिया हुआ है, बट सभी इसके लिए ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो नीचे दिया हुआ है तो ये पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, इसको ऐसा रख सकते हैं, वस्त्रों को इस तरह से रख सकते हैं। कभी भी क्लॉथ्स को जो है ऐसा फोल्ड करके मत रखना, क्योंकि क्लॉथ अगर फोल्ड करके रखते हैं तो जहां फोल्ड किया हुआ है वहां कट हो जाता है। सो आइदर कीप इन दिस टाइप ऑफ द स्ट्रेचिंग बॉक्सेस, और उसके लिए प्रॉपर जो होता है जैसे कुर्ता है या कोई शर्ट है, तो जैसे कपड़ों के दुकान के सामने आजकल स्टैचू होते हैं, उस तरह का स्टैचूज का मॉडल ये करके उसके ऊपर भी आप उसको रख सकते हैं, ताकि वो जिस पर्पज के लिए बना हुआ है वो पर्पज सॉल्व हो जाए और वो कपड़ा जो है सेफ हो जाए, यानी अच्छा प्रिजर्व हो जाए, ये उसका उद्देश्य है। उसके बाद में जनरली हम जो शोकेस बनाएंगे अपने म्यूजियम के लिए, सिंपल वाले शोकेस, तो वो इस तरह से हो सकते हैं, वर्टिकल स्टाइल में या हॉरिजॉन्टल स्टाइल में। एक सिंपल बात बताता हूँ, कॉलेज में जो आप जो नोटिस बोर्ड लगाते हैं, ग्लास वाले नोटिस बोर्ड जो आजकल बहुत हल्के वाले भी आते हैं, सो एल्यूमिनियम या जो भी मटेरियल आपके यहाँ यूज होता होगा, उसके ऊपर से एक जो है सिंपल एक्रेलिक ग्लास का ये होता है, उन छोटे से शोकेस को आप लेकर के सिंपल टेबल्स के ऊपर रख के भी आप यूज कर सकते हैं। जो पुराने टेबल पड़े हुए हैं उसको थोड़ा ठीक ठाक करके उसको भी यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर वो शोकेस को रख सकते हैं। बट ये याद रखना है कि उसके अंदर चीजें कौन सी रख सकते हैं, क्वाइंस या पेपर्स, जो पतली वाली चीजें हैं वो आप उसमें रख सकते हैं। जो नोटिस बोर्ड कॉलेज का है उसकी मैं बात कर रहा हूँ सिंपल वे से। आजकल 1200 रुपए में भी एक शोकेस ऐसा सिंपल वाला मिल जाता है, उसमें आप रख सकते हैं। सो 1200 1800 अलग अलग है, वो थिकनेस, वो मटेरियल क्या यूज किया उसके ऊपर। और वर्टिकल वाले अगर शोकेस लेना है तो अभी मेरे पीछे जो वर्टिकल शोकेस है, या इस तरफ मैं घुमा के दिखा रहा हूँ जानबूझ के, ये जो शोकेस आप देख रहे हैं तो लगभग 6000 रुपए के करीब में ऐसे शोकेस मिलते हैं। सो बट आप उसको किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, उसके अंदर का जो ग्लास है उसका थिकनेस क्या होना चाहिए, ये आपका जो मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन कुछ समय ऐसा होता है ओरिजिनल चीजें अगर ज्यादा नहीं है फिर भी म्यूजियम बनाना है, तो उसके लिए रेप्लिकास को यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये कोई ओरिजिनल चीजें नहीं है, ये सब रेप्लिका है जो भी आपको दिख रहा है, या इमेजेस है। तो इस तरह से भी म्यूजियम डिजाइन किया जा सकता है, सिर्फ स्पेस प्रॉपर होना चाहिए और डिजाइन करने वाला प्रॉपर व्यक्ति होना चाहिए, बना सकते हैं। 81,000 स्क्वायर फीट का, यानी लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का हमारा जलगांव का गांधी म्यूजियम, उसमें सिर्फ दो शोकेस ऐसे थे जिसमें ओरिजिनल चीजें थी। जरूरी नहीं है आजकल के नए म्यूजियम के कंसेप्ट में कि ओरिजिनल चीजें ही कलेक्ट करो, इधर उधर मेहनत करो, कोई इतना ये करने की जरूरत नहीं है। मिल भी जाती है तो अच्छी बात है, और अगर मिलती है तो यूनिक कलेक्ट कीजिएगा, ये मेरा कहना है। नहीं मिलती है तो अगर आपका थीम है, थीम ओरिएंटेड है, तो रेप्लिकास को यूज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम सम्राट अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के किसी शिलालेखों की अगर बात करें, या महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी दे रहे, तो भगवान बुद्ध की ओरिजिनल ही मूर्तियां आपको 300 बीसी 500 बीसी के समय की मिलेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उस मूर्ति का रेप्लिका आप बना सकते हैं ना, आजकल 3D प्रिंटर्स आ गए हैं, सो उससे उसकी मदद लेकर के आप ये कर सकते हैं। सो कभी जरूरी भी नहीं है कि वो भी जाकर के आप ऐसे ओरिजिनल मूर्ति ही लेकर के आए, आप हो सकता है उसका जो है होलोग्राफिक प्रोजेक्शन की मदद से आप उसको बना सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन एक्सपर्टीज ऑफ यूर म्यूजियम टीम, उसके अनुसार चीजें कितनी ओरिजिनल है नहीं है चिंता मत कीजिएगा, म्यूजियम बन जाएगा। जैसे म्यूजियम में आते हैं, कोई भी व्यक्ति हमारे पास आते हैं संग्रहालय देखने के लिए,
सिंपल सा है, पहले उसको हमारा म्यूजियम क्या है, ये क्यों बन रहा है, वो बताना चाहिए। पर्पज क्या है ये संग्रहालय जो आप डिजाइन कर रहे हैं, तब लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो वो थोड़ा सा पहले बैठ करके रिलैक्स रूप में उसको जानकारी दीजिएगा, या घूमते घूमते धीरे धीरे धीरे, यानी आपका म्यूजियम अगर डेवलपमेंट फेज में है तो चीजों को जैसे थोड़ा सा सेग्रीगेट करके प्रॉपर रूप से टेबल्स पर रखिएगा, ऐसे ही। बस कोई उसको टच ज्यादा न कर पाए, आपका स्टाफ भी या जो भी है वो लोग ज्यादा टच नहीं कर पाए, इतना बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ऐसे रखिएगा सिंपल वे से। अभी मैंने भी कोई बहुत ज्यादा यहाँ ये नहीं किया है, सिंपल वे से टेबल पर ही ऐसे ही रखा हुआ है। मैं थोड़ा नजदीक जाकर के आपको एक सिंपल दिखा देता हूँ कि हमने क्या किया हुआ है, यानी प्रैक्टिकल रूप से आपको देखने के लिए। यहाँ पर देखें, मैंने कुछ शोकेसेस बनाए हैं, बट ये टेबल देखिएगा, जनरल टेबल्स के ऊपर हमने भी डॉक्यूमेंट्स को ऐसा रखा हुआ है। ये बाजू में कॉइन्स के शोकेसेस है, या इस तरह भी हमारे कॉइन्स के शोकेसेस है विद द प्रॉपर डिजाइन एंड QR कोड वगैरह। बट इट्स नॉट नेसेसरी सभी ऐसा ही बनना है। शुरुआत में हमने ऐसे रखे, ये डॉक्स के हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के लिए या स्क्रोल्स के लिए अभी हमारे पास में बहुत ज्यादा कुछ यानी वेल डिजाइंड ऐसे शोकेसेस है ऐसा नहीं। और हमारा ये जो है अभी भी शिफ्टिंग फेज में है, क्योंकि अभी हम यहाँ आके सिर्फ 2 महीने मात्र हुए हैं। अभी और कुछ दिन के बाद में हम लोग यहाँ से फिर चले जाएंगे और किसी अन्य जगह पर जाकर के हम ये हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल रूप से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब म्यूजियम डिजाइन करते हैं, शुरुआत में ही सब कुछ चकाचौंध होगा ऐसा नहीं है। जैसे कैसे कहा ना, सिंपल वैसे रखिएगा, बट इतना ही ध्यान दीजिएगा कि कोई आता है तो उसको ज्यादा हाथ नहीं लगा सके, उसके साथ कोई खराब नहीं होनी चाहिए चीजें, बस इतना इतना याद रखना है। बहुत बार ऐसा होता है, मैं हमारे किसी डॉक्यूमेंट पर कुछ विशेष मार्क के लिए कुछ रखता हूँ और बाद में देखता हूँ कि कोई उसको ले जाता है या कोई इधर उधर कर देता है। हमारे साफ सफाई वाले दीदी के हाथ से कभी गलती हो सकती है, इधर उधर चला जाएगा, या हमारा जो स्टाफ है लोग आने के बाद ज्यादा ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसलिए कोई इधर उधर उसको हटा देगा। हो सकता है, गलती तो सबसे होगी, मुझसे भी गलती होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा पैनिक होना है। बस बार बार इतना ध्यान दीजिए चीजें नष्ट ना हो, खराब नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा गलती हो जाती है तो उसके लिए एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि वो निर्माण नहीं कर सकते, पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। बट रिस्टोरेशन करने का पद्धति आपको प्रॉपर रूप से पता भी होनी चाहिए। ये इसलिए क्योंकि छोटी छोटी चीजों को लेकर के आगे जो है आप संग्रहालय को आगे देखिए, ये स्टोरी टेलिंग वॉल्स है। अब हमारे म्यूजियम का ये फेज शुरू होगा, क्योंकि अभी हमने कॉइन्स की स्टोरीज बनाना शुरू कर दिया है। कल अभी हमारा सुबह डिजाइनिंग का स्टाफ जो था उसमें से कुछ लोग अभी आए हुए थे और हमने उनको बोला कि नेशनल म्यूजियम में जैसे गैलरीज है वैसे हमारा जो कॉइन्स का कलेक्शन है उसका स्टोरी वॉल्स बना सकते हैं क्या। आपके कॉलेज के लिए एक सिंपल चीज मैं बोलता हूँ, कॉलेज का एंट्री गेट जो होगा वहां पर जो है शुरुआत में अगर एक बोर्ड लगा दिया जाए कि हमारे अंदर एक म्यूजियम है, हिस्टोरिकल म्यूजियम, सिंपल नाम क्या रखना चाहिए आप बाद में रखिएगा, हिस्टोरिकल म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर ऐसा जो भी है। और उसके नीचे जनरल वे से लिखिएगा कि कब से कब तक की चीजें है या यूनिकनेस क्या है, उसका एक थोड़ा सिंपल लाइन लिखिएगा। जैसे जैसे लोग अंदर आते जाते हैं उसके लिए आप जो है बाहर ही, यानी बहुत बड़ी जगह अगर नहीं है आपके पास तो तब मैं बता रहा हूँ, तो 2 चीजों का या 4 चीजों का 10 चीजों का एक फोटो, जैसे हम लोग सिंपल सा क्या बोलते हैं फ्लेक्स लगाते हैं, फ्लेक्स बोर्ड लगाते हैं ना, तो फ्लेक्स के ऊपर जो है आप, क्योंकि फ्लेक्स का कीमत कम होता है उसके लिए स्टैंडी बहुत आसान होता है, तो मेन गेट से लेकर के आपके उस हॉल तक जाने तक जितना भी जगह है तो फ्लेक्स पैनल्स लगाइएगा, बोर्ड लगाइए फ्लेक्स के, जैसे बैनर्स पोस्टर्स लगाते हैं उस तरह से, और उसके ऊपर 4 चीजों का फोटो डालिएगा, थोड़ा जानकारी उसके बारे में लिखिएगा, और नीचे जो है किसने कलेक्ट किया था, कलेक्टेड बाय, एंड अगर कंटेंट और वो किसी ने अगर आपको मदद की हुई है तो एंड डिजाइन्ड बाय ऐसा करके उसका नाम लिखिएगा। उससे क्या हो जाएगा, स्टोरीज निर्माण होते जाएंगे। दूसरा अन्य और एक पद्धति है, वो क्या पद्धति है, एक तरफ से चीजों के बारे में बताएंगे, दूसरी तरफ से हमारे कॉलेज का हिस्ट्री, शहर का हिस्ट्री, एरिया का हिस्ट्री, उसका जेन्युइननेस जो है, यूनिकनेस है, वो बताते जाएंगे, ताकि लोग दोनों तरफ से देखते जाएंगे। अच्छा आपका कॉलेज इतना पुराना है, अच्छा ये संस्था इतनी पुरानी है, कॉलेज 50 साल पहले का हो सकता है, 20 साल पहले का हो सकता है, संस्था थोड़ा उससे पुरानी हो सकती है, और हमारे गांव का इतिहास, आपके शहर का, आपके गांव का क्या यूनिकनेस है, सबसे ओल्डेस्ट क्या है, उसका भी थोड़ा बताते जाइएगा, ताकि इंटरेस्ट निर्माण करते हुए लोगों को अंदर ले जाइएगा। फिर अंदर ले जाकर के उन चीजों को फिर
फिजिकली उसका ये बताइएगा। फिर जैसे कोई मैन्युस्क्रिप्ट है, मेरे पास कुछ मैन्युस्क्रिप्ट है, जैसे शिवाजी महाराज का फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट मेरे पास में है, तो ये बताएंगे कि ये मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ मिला, कब मिला, उसका हिस्ट्री क्या है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो अंदर जाने के बाद पता चलेगा। बट जनरलाइज वे से इंटरेस्ट निर्माण करते हुए उसको अंदर ले जाना, ये भी एक कला है। तो उसके लिए स्टोरी टेलिंग वॉल्स हम बोलते हैं, इनसाइड द म्यूजियम एंड आउटसाइड द म्यूजियम, दोनों तरफ में। कुछ ऐसे लिटिल बिट मॉडर्न जो म्यूजियम होते हैं, उसके अंदर एक आईकॉम का रूल है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स का एक गाइडलाइन है, वो रूल है कि अगर आपका म्यूजियम आधे घंटे से ऊपर का है, आधे घंटे से ऊपर यानी समय लगता है देखने के लिए, तो बीच बीच में बैठने के लिए जगह चाहिए। कैसे? शुरुआत में बैठने के लिए हो, क्योंकि लोग आते हैं, तो यानी अगर स्कूल कॉलेज ट्रिप या जो ज्यादा ग्रुप्स आते हैं, हमारे यहाँ म्यूजियम में अभी अलाउ नहीं है, क्योंकि पब्लिक के लिए अभी ओपन नहीं हुआ है। हम लोग अभी अपना प्रयोग कर रहे हैं, अभी अपना काम कर रहे हैं। पब्लिक के लिए जब ओपन हो जाएगा, सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते जाएंगे। क्यों? पहले बच्चे आते हैं तो उनको थोड़ा सा बैठ करके शूज उतारना है, अगर उतार के अंदर म्यूजियम में आना है तो, या बैठ करके थोड़ा वहां समझाना है, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आप एक दुनिया से आए हुए एक नई दुनिया में जा रहे हैं। तो थोड़ा वहां उनको बिठा करके प्रॉपर रूप से जानकारी दे के फिर अंदर चलेंगे। चलते चलते 15 मिनट के गैप के बाद थोड़ा सा बैठना है। आपको लगता होगा हम तो युवा है, हमको क्या जरूरत है, आपके लिए नहीं भाई, ये सबके लिए है, क्योंकि छोटे बच्चे है ना, या बूढ़े व्यक्ति है, या जिनको चलने में तकलीफ है, किसी को बीपी का, किसी को शुगर का प्रॉब्लम्स हो सकता है, वट एवर भी देयर, तब जाकर के 15-20 मिनट के बाद थोड़ा बैठना है, थोड़ा रिलैक्स, और फिर उसके बाद फिर चलते रहेंगे। ऐसा हर आधे घंटे के बाद में एक जो है बैठने की जगह होनी चाहिए। वहां आगे क्या लगाना है, जैसे जनरल तौर पर ये देखिएगा, हमने हमारे म्यूजियम में यहाँ पर एक बड़ा टीवी लगाया हुआ है। क्यों लगाया है ये? क्योंकि जब लोग यहाँ तक आते हैं तो उनको हम यहाँ बिठा करके थोड़ा हमारे म्यूजियम का शुरुआत कब हुआ, हेरिटेज फाउंडेशन का क्या हुआ, वो एक छोटा सा एक 5 मिनट का फिल्म हम उनको दिखाते हैं। सो आप भी इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आजकल कोई बहुत बड़ा ये चाहिए ऐसा नहीं, एक स्क्रीन जो है, एक टीवी जो है, आजकल 15-20 हजार रुपए में अच्छा बड़ा स्क्रीन भी आ जाता है। 30-40 हजार अगर खर्च करते हैं तो और ज्यादा बड़ा आ जाता है। सो आपका वो जगह कितना दूरी पर है, कितने लोगों को आप बिठा के दिखाना चाहते हैं वगैरह, उस पर सब डिपेंड करता है। सो ये क्यों? क्योंकि तब लोग जाकर के आराम से इसको देखेंगे, शांति से देखेंगे, नहीं तो थक जाएंगे। मेंटालिटी अगर नहीं रहती है देखने की, थक जाते हैं तो लोग ऐसे ही चले जाते हैं। सेकंड थिंग, इंटरेक्टिव मीडियम्स होने चाहिए। आप अगर चीजें, मान लीजिए अभी 50 चीजें आपने कलेक्ट की हुई है, 50 चीजें आप रख रहे हैं, थोड़ा जो टेक्नो से भी बच्चे यहाँ पर है, जिनको टेक्नोलॉजी का थोड़ा अच्छा नॉलेज है सर, टेक्नोलॉजी के बारे में है, थोड़ा जानते हैं, वो थोड़ा एक प्रयास करे, जो चीजें आप रख रहे हैं ना, उसका छोटा सा एक 2 पैराग्राफ, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ 2 पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ भी बस है, वो वर्ड्स की अगर क्वांटिटी करे तो 300 से 350 शब्द, उसको लेकर के कोई अच्छा स्टोरी क्रिएट कीजिएगा, थोड़ा कुछ अच्छा जानकारी का कीजिए, एक छोटा वीडियो बनाइएगा इंटरेक्टिव ऐसे, और उसका क्यूआर कोड वहां लगा दीजिएगा। आपको मालूम है क्या करना है? जो वीडियो आप बनाएंगे उसको यूट्यूब में डालना है। आपका जो भी आपका कॉलेज का यूट्यूब चैनल अगर होगा तो उस पर, या जनरेट कीजिएगा किसी नए नाम से, और उस पर डालें, और उसका लिंक जो है वो क्यूआर कोड तुरंत जनरेट हो जाता है। तो जो भी आएगा वो क्या करेगा, अपना मोबाइल से सिर्फ उसको स्कैन करेगा तो आराम से उस क्यूआर कोड का ऊपर से वो जानकारी लेगा। इंटरेक्टिव वे, इंटरेक्टिव क्यों करना है? क्योंकि वो इन्वॉल्व हो जाता है, नहीं तो बस ऐसे ही नाम पढ़ते पढ़ते सभी नहीं जाते हैं, या नाम पढ़ने में कोई ज्यादा, आप अगर वहां लिखेंगे कि 16वीं शताब्दी का ये बर्तन, 17वीं शताब्दी का ये बर्तन, हो सकता है उसको कोई इंटरेस्ट ना हो, बट ये बर्तन कैसे बनाया जाता था, टेक्नोलॉजी क्या था, ये किस एरिया से लाया हुआ है, कब से बनाया जाता था, ऐसा अगर थोड़ा इंटरेस्टिंग वे से उसको अगर वीडियो जनरेट करेंगे तो वो इंटरेक्टिव वे हो जाएगा। फिर टेक्नोलॉजीज अलग अलग हो सकते हैं, जैसे क्यूआर कोड एक सिंपल वे मैंने बताया। दूसरा है जहाँ टच स्क्रीन वाला, आप कुछ भी कर सकते हैं टच स्क्रीन के लिए। सिंपल सा टैब जो होता है, 5-7-10 हजार रुपए में आजकल टैब मिल जाते हैं, तो 10 हजार रुपए का टैब भी रख सकते हैं। कियोस्क ऑफ टेक्नोलॉजी वो अलग अलग होता है, 55 हजार रुपए से लेकर के 2.5 लाख 3 लाख तक भी वो बन जाते हैं। सो एक ले मैन भी जो है ना, उसको उसमें इन्वॉल्व होना इंटरेस्ट है। उसके आगे भी और डिजिटल मीडियम्स है, होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस या अन्य कई सारे टेक्नोलॉजीज है, बट वो आपका निर्भर करेगा स्पेस कितना है, पैसा कितना है, उसके ऊपर। बहुत ज्यादा हाई लेवल पे अभी मैं बात नहीं करता हूँ, जब हम कभी उसमें बढ़ेंगे तब देखेंगे। ये दूसरा एक विषय है
कि हम लोग जो है संग्रहालय बनाते समय बहुत ऐसा मत सोचना, बिल्कुल एक कमरे में अंधेरा करके कुछ ऐसा एक अलग दुनिया तैयार करेंगे वगैरह वगैरह। वो कर लीजिए बाद में, जब पैसे करोड़ों रुपए आ जाएंगे जरूर करेंगे। बट मैक्सिमम पैसे आने के बाद भी मैं जो सोचता हूँ उसके अनुसार बता रहा हूँ, डिजिटल मीडियम और नेचर, आर्टिफिशियल एंड नेचर, उसका बैलेंस होना चाहिए भाई। क्योंकि ज्यादा अंधेरा देखते रहना भी आंखों के लिए वो ज्यादा प्लीजेंट होता है ऐसा नहीं है, और ज्यादा बहुत तीव्रतम उजाला आंखों पर रहे ये भी प्लेजेंट नहीं होता है। सो लार्ज स्केल म्यूजियम जब डेवलप करते हैं, या मीडियम स्केल भी, स्मॉल को छोड़ देते हैं क्योंकि स्मॉल का उतना स्पेस का ये नहीं रहता है, इसलिए तो मीडियम एंड लार्ज के लिए तो दोनों को कंबाइन करना चाहिए, नेचर एंड आर्टिफिशियल दोनों को। अब पंच तत्वों से जो शरीर बना हुआ है, उन्हीं पंच महाभूतों से ये प्रकृति बनी हुई है। तो बहुत बड़े म्यूजियम जब बनते हैं तब हमको ये पक्का ध्यान देना है कि लोगों को आप जो है ये आर्टिफिशियल की दुनिया जो है, यानी उस दुनिया से नेचर की दुनिया में भी लेते आना चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो प्रकृति से अगर टूट जाता है तो एक बार उसको, आजकल हुआ है ऐसा, हमारे म्यूजियम जगत में हुआ है, बड़ी बड़ी हस्तियां जो है हमारे इस क्षेत्र की आज के में जो काम करने वाली है, हर जगह जाकर के बोलती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करो, ये यहाँ ऐसे लाइटें लगा दो, वैसे लाइट लगा दो, ये करो वो करो। भाई साहब आज भी हमारा देश जो है वो पारंपरिक और आधुनिकता का संगम लेकर चलता है। एकदम से हम यूरोपियन अमेरिकन स्टाइल में चलेंगे तो इस देश में नहीं चल सकेगा, क्योंकि उसका उतना ये नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा, आस्था निर्माण नहीं होगी। आस्था निर्माण करने के लिए प्राकृतिक और आर्टिफिशियल दोनों का फ्यूजन, मेलोडी वर्जन कर दीजिएगा जैसे म्यूजिक का करते हैं आप लोग। देन जैसे बच्चों ने वो डेफिनेशन में लिखा था कि हमारे संग्रहालय के अंदर पर्यावरण की जानकारी मिलनी चाहिए, वैसे आप भी जो चीजें कलेक्ट कर रहे हैं ना, जब रखते हैं ना, अभी लकड़ी के कुछ खिलौने लाए हैं ऐसा दीदी ने मुझे बताया, तो वो कौन सी लकड़ी है, आपके एरिया में कौन सी लकड़ी के खिलौने बनते हैं? क्या आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा खिलौने कहाँ पर बनते हैं, कहाँ पर खिलौनों की फैक्ट्री सबसे ज्यादा है? हमारे महाराष्ट्र में कोकण रीजन में सावंतवाड़ी नाम का गांव है, तो सावंतवाड़ी में खिलौने बनाने का सबसे ज्यादा बड़ा प्रमाण है पूरे भारत की बात करेंगे तो। मगर आपके एरिया में जो बनते हैं वो कौन से उड़ के बनते हैं, स्पेसिफिकली वो कौन से काल में ज्यादा बनते थे, कौन से ऐसे विशिष्ट खिलौने हैं, कौन से, जैसे मान के चलिए कि हम आजकल जाते हैं मार्केट में तो टेडी बियर बहुत ज्यादा मिलता है। ये टेडी बियर बनना कब से शुरू हुआ भाई? टेडी बियर आया किस देश से है? जापान से आया है कि अन्य किसी कंट्री से है? क्या आपको ये पता है? सो ऐसा कुछ इंटरेस्टेड बताइए ना। सो उसी तरह से इकोलॉजिकल साइकिल में जो है, आपके एरिया में बारिश कितनी होती है, पेड़ पौधे कौन से होने चाहिए, अब कौन से है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है लोगों ने बाहर से ला करके प्रजातियों का रोपण किया हुआ है, उसके गलत परिणाम भी हमको भुगतने पड़ रहे, बुरे परिणाम भुगतने पड़ रहे। बट प्राकृतिक रूप से जो हमारे हमारे एरिया की है, ऐसी कौन सी वनस्पति ज्यादा है? कुछ जगह हो सकता है चंदन ज्यादा हो, कुछ जगह पर हो सकता है नीलगिरी देवदार अलग हो, पाइन वृक्ष ज्यादा हो, या अशोक जिसको हम बोलते हैं महाराष्ट्र में उसके पेड़ ज्यादा हो, या कड़वे नीम के जो पत्ते होते वो आम के पेड़ ज्यादा हो। आपके एरिया की विशेषता क्या है, उसका इकोलॉजिकल साइकिल क्या है? जैसे आम का पेड़ है, मैं एक उदाहरण के तौर पर, तो 150 BC में मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में भारहूत नाम का जो शिल्प जो स्तूपा था, उसके इंस्क्रिप्शन में मिलता है कि जब बुद्धा यहाँ पर आए थे तो राजा ने जैतवन नाम का एक जो आम्र वन है, जो आम के पेड़ों का जो बगीचा है, वो गिफ्ट दिया था, ऐसा उसमें वर्णन मिलता है। मगर आज भी वहां गए तो आम के पेड़ सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, और शिलालेखों में उस समय के या वो जो स्तूपा के ऊपर जो शिल्प बने थे उसमें जिस तरह के घर दिखाई देते थे आज भी वैसे घर दिखाई देते हैं। सो ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस फ्रॉम दैट पीरियड टू टिल डेट जो दिख रहा है उसको हम संग्रहालय में बताना है, और उस वृक्षों की रक्षा करनी है, उसको और ज्यादा उसका जो है, यानी उसके बीज और ये ज्यादा जो है, ये पेड़ ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए। ये जैव साइकिल, लाइफ साइकिल जो है, अगर वो अच्छा रहेगा तभी मनुष्य जो है वो सुकून से जीवन जी सकता है, अच्छा जीवन जी सकता है। अन्यथा क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल साइकिल अगर बिगड़ जाए तो आप चाहे जितने एसी महल बनवा लो, याद रखिएगा एक दिन मरना ही है। इसके उदाहरण के तौर पर मैं मुंबई का उदाहरण अच्छे से बता सकता हूँ। मुंबई में आज जिस तरह के हालात है, सो आएगा एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि पोल्यूशन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो कुछ दिन के बाद इंसान को पता चलेगा विदाउट मास्क हम
नहीं जी सकते, यानी मास्क ये वाला नहीं, ऑक्सीजन मास्क की मैं बात कर रहा हूँ, सिलेंडर जो है लेकर चलना पड़ेगा, ऐसे हालात आएंगे चंद ही दिनों में जिस लेवल से हम चल रहे हैं। क्योंकि फ्लाइट में जब मैं जर्नी करता हूँ बहुत बार देखता हूँ, बड़ा शहर आ गया कैसे पता चलना है, कोई सामने के स्क्रीन में देखने की जरूरत नहीं है, जब सबसे ज्यादा काले बादल धूप के दिनों में भी जहां दिखने लगे समझ लेना कि कोई बड़ा शहर आ गया। क्यों? क्योंकि वो पोल्यूशन, वो गंदगी है जो लेयर बन के जो है आसमान में छाई हुई है। सो इंस्टॉलेशन जब करते हैं, चीजों को संग्रहालय में जब आप रखते हैं ना, तो वो एक हाथी और अंधों की कहानी जो है वो याद रखना। क्योंकि आप जब चीजों को रखते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो वो इंटरप्रिटेशन सोशल वेलफेयर के लिए होना चाहिए, समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए, अच्छाई के लिए होना चाहिए। ये मत बताना कि इसका इस तरह से ऐसा ये करने से जो है समाज के दो जातियों में जो इसमें लड़ाई कैसे हुई थी, और ये लोग कितने ग्रेट थे, कितने महान थे, और ये कितने तुच्छ थे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बोडो और नागा कम्युनिटी, आसाम के एक म्यूजियम में मैं गया था, वो भाई साहब बता रहे थे बड़े जोर जोर से, ये हथियार वो हथियार है जिसने हजारों नागाओं को जो है उसको काट दिया या उनको ये कर दिया, बोडो कितने श्रेष्ठ हथियार बना सकते थे। मैंने कहा भाई साहब इस तरह से इंटरप्रेट करोगे तो फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दोगे क्या? ये नहीं करना। इंस्टॉलेशन करते समय उन चीजों को ध्यान रखिए। दूसरा, उस चीज को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसा इंस्टॉलेशन भी कीजिएगा। तीसरा, दिखते समय प्रॉपर दिखना चाहिए वो चीज। अगर कॉइन है तो कॉइन का ऑवर्स रिवर्स दोनों दिखना चाहिए, आगे पीछे दोनों दिखना चाहिए। ऐसा 2 कॉइन है तो ठीक है, नहीं है तो उसका इमेज फोटो ले लीजिएगा, और छोटा कॉइन है तो उसका एनलार्ज फोटो करके वो बाजू में लगा सकते हैं और नीचे जानकारी लिख सकते हैं। इंस्टॉलेशन प्रॉपर वे से होना चाहिए। जो चीजें आप अपने यहाँ भी आप कलेक्ट किए हो ना, उसको रखते समय में इन चीजों को ध्यान रखें। उसके बाद बहुत बार लोग बोलते हैं जगह नहीं है, जगह नहीं है। मैंने 2 उदाहरण बता दिए, मेन गेट से, एंट्री गेट से लेकर के हॉल तक जाने तक, किसी भी हॉल तक, या आपका जो छत है उसके ऊपर का एरिया, ऐसा आप यूज कर सकते हैं। ये हमने कुछ प्रयोग किए हैं कुछ जगह पर, उसका मैंने यहाँ स्केच दिखाया है। रूफ को कैसे यूज कर सकते हैं वो उदाहरण देखिएगा यहाँ पर। सिंपल प्लाई जो होते हैं ना, प्लाई का वॉल हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, और उसके ऊपर जो है ये अलग अलग तरह के ग्लासेस को हमने यूज किया है। एक्रेलिक शीट्स ग्लासेस मिलते हैं अच्छी तरह से, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली पानी का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, या धूप का भी कोई ज्यादा तीव्रतम प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। यानी प्लाई के बने हुए मोटा वाला प्लाई, उसके वॉल आप बना सकते हैं, है ना। ये आपका छत का एंट्री गेट है, उसको भी थोड़ा ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, और जो है ऊपर से इस तरह से आप ये ग्लासेस को यूज कर सकते हैं। डिफरेंट थिंग्स यू कैन यूज। जैसे मैंने कहा कि आप जो है अगर मान के चलिए किसी तरह से, किस तरफ से अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो आप थोड़ा मोटा वाला जो थिक वाला जो फाइबर ग्लास जो होता है, फाइबर का जो पतरा होता है, टीन के पतरे की तरह फाइबर के पतरे, उसको आप यूज कर सकते हैं। उसमें भी आजकल कलरफुल मिलते हैं, बट मैंने ज्यादा इसलिए इस ग्लास टाइप यूज किया, इसका कारण है क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइट को वहां चाहता था, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक का और इसका यूज नहीं करना चाहता था। इसलिए ये एक सिंपल वे से दिया हुआ है। छत के ऊपर बनाए या कहीं जमीन पर बनाए, ये प्रॉपर ऐसा यूटिलाइजेशन होना चाहिए हर तरफ से देखने के लिए। हाँ, एक सिंपल एक टेक्निक बनाया हुआ है, जब आप अपनी जगह बताएंगे तब मैं आपको डिजाइन करके दूंगा कि आपके यहाँ कैसा बनेगा। दूसरा, म्यूजियम देखने के लिए कोई आता है तो उसके पास जो भी बैगेज है, जो भी लगेज है, वो रख करके प्रॉपर उसको अंदर आने का मौका मिलना चाहिए। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है। इसके दो फायदे हैं। देखने वाला आसानी से देख सकता है, उसको तकलीफ नहीं होती है। दूसरा, आपके संग्रहालय की कोई चीज चोरी हो जाने का धोखा कम रहता है। इसलिए कोई भी आए आपके म्यूजियम में, हाथ जोड़ के विनम्रता से बताइएगा, कृपा करके अपना बैग बाजू के टेबल पे रखिएगा। क्यों? क्योंकि वो भी आराम से देख सकता है, और आपके संग्रहालय की कोई चीज उठा के बैग में नहीं डालेगा ना। कितना ध्यान दोगे आप तो अकेले? 50 लोग आ गए तो क्या करेंगे? मुश्किल हो सकती है। ऐसे हमारे पास चोरी हुई है चीजें कभी किसी जमाने में, इसलिए बता रहे। 178, अभी तो 200 के करीब एग्जीबिशन हमारे हो चुके हैं, टेम्पररी एग्जीबिशन, वो भी छोटे छोटे से लेकर 9000 टेबल भरेंगे इतना चीजों को रखने तक। तो अनुभव अपने साथ में है, इसलिए हम ये बताते हैं। दूसरा, अगर संग्रहालय थोड़ा यानी स्मॉल स्केल से थोड़ा बड़ा हो जाता है तो संग्रहालय का एक मैप या ब्रोशर, इंफॉर्मेशन बुकलेट जो भी है वो दीजिएगा, और बीच बीच में अलग अलग तरह के स्क्रीन को यूज कर सकते हैं, एवी या फिर जैसे ऑडियो विजुअल के अलग अलग माध्यमों को आप यूज कर सकते हैं। लास्ट में एक बात है कि आपको जो है ये संग्रहालय आप जो बना रहे हैं ना, सबसे पहले ये ध्यान देना है, व्हाट इज नीड ऑफ दिस म्यूजियम टुडे। बस ऐसे ही कुछ चीजें कलेक्ट करके बनाए, ऐसा चलेगा क्या?
इट मस्ट बी समथिंग रिलीवेंट, नो, कुछ तो भी रिलीवेंस होना चाहिए। आप आज के वर्तमान में जो कर रहे हैं, आने वाले भविष्य के लिए या पीछे से क्या अच्छा था, व्हाट्स द बेस्ट इन द पास्ट, व्हाट द प्रैक्टिसेस टुडे एंड व्हाट वी वांट टू गिव द फ्यूचर। आने वाली जनरेशन को आप क्या देना चाह रहे हैं, कुछ मैसेज है क्या आपके संग्रहालय के द्वारा कि चलिए भाई, हम रहे ना रहे, देश रहना चाहिए, या एंटायर ह्यूमैनिटी जो कल्चर है, मनुष्य को मनुष्यता की दृष्टि से देखना चाहिए, है ना। हम इंसान बने रहो, ये इतना, भगवान बनेंगे वो बात की है, पहले इंसान तो बने रहो, हैवान मत बनो, इतना तो मैसेज दे सकते हैं क्या इस तरह से। या छोटा से छोटा व्यक्तिगत, मेरा पर्सनल लाइफ में मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती है, मुझे भूख ही नहीं लगती है, व्यक्तिगत जीवन में कुछ दे सकते हो क्या सोल्यूशन, वहां से लेकर के परिवार के लिए, फैमिली कोई प्रॉब्लम्स है उसके लिए कुछ आप सोल्यूशन दे सकते हो क्या, सोसाइटी जो है, समाज जो है आपके आसपास, आपका गांव, आपका शहर, उसके लिए कुछ आप समस्या का समाधान दे सकते हो क्या, या राष्ट्र पर या वैश्विक स्तर पर। तो इस तरह से उसका मल्टी एस्पेक्ट्स हो सकता है, स्पेक्ट्रम बढ़ाते जा सकते हैं। सो इफ देयर इज नो एनी रिलेवेंस ऑफ द म्यूजियम, अगेन सिर्फ एक एडिशन हो जाएगा, संग्रहालयों की संख्या में एक और एडिशन हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। बट शिक्षा का माध्यम बनाइए, जैसे मान के चलिए फिजिक्स आप पढ़ा रहे या केमिस्ट्री आप पढ़ा रहे या कोई अन्य सब्जेक्ट, तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे तो कॉइन्स को कैसे प्रिजर्व करते हैं, उसको क्लीन कैसे करते हैं, H2SO4 HCl HNO3 को कितना कितना % में यूज करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। 75%, 20%, 5% डाइल्यूट में होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए। यानी एटलीस्ट आपने कलेक्ट की हुई चीजें आपके यहाँ के बच्चों को पढ़ाते समय में काम आ जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। 1857 का हिस्ट्री अगर हम पढ़ा रहे हैं तो 1857 के वॉर में हमारे एरिया से किस किसने पार्टिसिपेट किया था, उनके कुछ फोटोग्राफ्स, उनकी कुछ जानकारी संग्रहालय में है क्या। इट मीन्स समथिंग टू बी नीड रिलेवेंट विथ आवर दिस एंटायर एरिया, और हमारा समाज, उनके लिए हमारे कुछ ना कुछ जो है आवश्यकता होनी चाहिए। अदरवाइज लोग एक बार आएंगे, बोलेंगे ठीक है धन्यवाद, फोर्सफुली आप लेके आ सकते हैं, सेकंड टाइम नहीं आएंगे। इंटरेस्ट निर्माण होना चाहिए ना, कुछ तो भी उसको लगना चाहिए कि अरे भाई बहुत अच्छा है, किस पर्सपेक्टिव से अच्छा है वो बताने के लिए कुछ होना चाहिए। देन अब ये सभी ऑब्जेक्टिव्स और थॉट्स, इसके ऊपर जो है हम फिर बात करेंगे। अगर आप म्यूजियम के लिए जो बना रहे हैं उसके लिए सिंपल पहला यानी मैंडेटरी कुछ डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रेशन करना या ट्रस्ट का ये बनाना, म्यूजियम का एक कमिटी बनाना। एटलीस्ट म्यूजियम बनाने से पहले याद रखिएगा एक कमिटी बनाइएगा, म्यूजियम का एक कमिटी बनाइए जिसमें आपके संस्था के प्रमुख जो भी अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है वो होने चाहिए, या जो भी अन्य लोग आपको लगते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति मत रखिएगा जिसके पास टाइम नहीं है या जो आपको तकलीफ में लाएगा, नोटोरियस व्यक्ति को कभी मत रखना। सेकंड, आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं, आपके किसी डिपार्टमेंट के हेड हो सकते हैं, आपके टीचर्स प्रोफेसर हो सकते हैं। उस कमिटी का मेंबर सेक्रेटरी कौन रहेगा, वो जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा वो कमिटी का मेंबर सेक्रेटरी होना चाहिए, क्योंकि सारे नोट्स या सारे मीटिंग के पॉइंट्स सब उसको ही लिखना है। मीटिंग शुरू होने से पहले सब लोगों को जो भेजना है किस विषय पर मीटिंग होने वाली है इसे लेकर के मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो भी उसको भेजना है। तो सबसे एक्टिव व्यक्ति को मेंबर सेक्रेटरी बनाइए, अन्यथा शोपीस के लिए मत बनाइएगा। सेकंड, मेंबर जो आप बनाएंगे वो मेंबर कैसे रहने चाहिए, जैसे यहाँ नीचे यहाँ दिया हुआ है, कोई हिस्टोरियन हो, म्यूजियम के सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, डिजिटल नॉलेज का एक्सपर्ट हो, आर्किटेक्ट हो, लीगल एडवाइजर हो। ऐसे 5-7, ज्यादा बड़ी कमेटी बनाने की जरूरत नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5-7 लोगों का एक कमेटी आप बनाइए, तब आपके म्यूजियम के लिए फायदा होगा। एक्चुअल वर्किंग मैन पावर क्या होना चाहिए, कोई हेड होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए पैसे का जमा खर्चा करने के लिए, चीजें कलेक्ट करने वाला कोई एक टीम होना चाहिए, जैसे बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हुए हमारे टीचर्स प्रोफेसर से, एक उसका भी एक अलग से ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन का एक कमिटी होना चाहिए, वो एक्चुअल वर्किंग कमिटी होता है। उसके बाद कैटलॉगिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लाने के बाद चीजों को प्रॉपर कैटलॉगिंग करना चाहिए ना। ठीक है भाई, 2 भी व्यक्ति रहे तो भी चलेगा, हम उनको प्रशिक्षण देंगे, अर्न एंड लर्न वाला जो प्रोसेस होता है, कमाओ और सीखो, तो ये हो सकता है। तो 4 घंटे अगर बच्चे काम करेंगे या 2 घंटे बच्चे काम करेंगे तो उनको हम 100 रुपए दे सकेंगे एक दिन के वगैरह, ऐसा कोई तो भी प्रावधान होना चाहिए, तो बच्चों को भी अर्न एंड लर्न भी हो सकेगा, ऐसा हो सकता है। उसके लिए कोई डोनर्स भी ढूंढ सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। वॉलेंटियरली भी कुछ लोग मिल सकते हैं, जैसे कोई रिटायर्ड टीचर है, प्रोफेसर है, या कोई बच्चा कहता है कि मैं भविष्य में जाकर इसमें नौकरी करना चाहता हूँ, तो अनुभव के लिए मैं यहाँ काम करूंगा, तो वॉलेंटियर बेस पे भी लोग आ सकते हैं।
कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बहुत बार कभी कभी ये अनुभव, अभी वाला जो सेंटेंस पीछे मैंने बोला उसमें अनुभव ऐसा होता है। कल एक गुरु माता जी ने कर्नाटक से मुझे मैसेज लिखा था व्हाट्सएप में। वो तो गुरु माता है, यानी पैसे वगैरह तो कमाते हैं, बहुत अच्छा पैसा उनको मिलता है, मठ की बहुत बड़े ट्रस्टी है। बट उन्होंने लिखा है, सर कुछ काम हो मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में तो मुझे दीजिएगा, पार्ट टाइम मैं काम कर लूंगी, पैसा नहीं चाहिए, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, चाहे तो मैं पैसे दे दूंगी, वो कोई दिक्कत, बट काम दीजिएगा क्योंकि मुझे इस विषय में रुचि है और मैं वॉलंटियरली आपके लिए कुछ काम करना चाहती हूँ, उसके लिए ऐसे लोग मिल सकते हैं। कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चीजें लाने के बाद उसको क्लीनिंग करना, सब कुछ ये करना, कुछ ऑयल अप्लाई करना है, कुछ केमिकल्स अप्लाई करना है, जो भी ट्रीटमेंट्स करना है उसके लिए थोड़ा सा नीम हकीम नहीं चाहिए, खतरे जान में नहीं डालना है ना, थोड़ा जो प्रॉपर ठीक से जानकारी रखते हो या ट्रेनिंग दे करके, ऐसे 1-2 लोग उसके लिए चाहिए। सो इस तरह से 3-4 लोग जो एक्चुअल वर्किंग करेंगे, शुरुआत में 3-4 बोल रहा हूँ, जब जैसे बढ़ेगा वैसे बढ़ता जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब नीचे दिया हुआ है, चीजें परचेस मत कीजिएगा जनरली, क्योंकि परचेस करेंगे तो पैसा ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। प्रयास कीजिएगा, आपके पास हो तो खरीद लो, मुझे कोई ये नहीं है। ओरिजिनल चीजें होनी चाहिए, डुप्लीकेट लाके रखेंगे फिर कोई ना कोई आपके ऊपर ब्लेम करेगा, ये देखो झूठे यानी ऐसे डुप्लीकेट चीजें म्यूजियम में रख के लोगों को फंसा रहे, ऐसे कोई नहीं बोल। रेप्लिका है तो नीचे लिखिएगा प्रॉपर रेप्लिका बोल के, इससे क्या हो जाएगा, लोग बोलेंगे कि भाई ऑनेस्ट लोग है। कलेक्ट द थिंग्स विदाउट रिपीटेशन, बार बार वही चीज दिखाने की जरूरत नहीं है, उसका कोई पर्पस, हाँ रिपीटेशन माने जैसे एक पूरा आप किसी एक कॉइन का वॉल बना रहे हो, ठीक है, सेम कॉइन से कोई बात नहीं, क्योंकि आपका उसका एक पीछे का एक उद्देश्य है, उस समय ठीक है, बट वही चीज बार बार बता नहीं सकेंगे ना, इसलिए मस्ट नो एंड मेंशन द ओरिजिन सोर्स, वो लास्ट वाला कल भी जो हमने बोला था। एग्रीमेंट कर लीजिएगा प्रॉपर, ये एग्रीमेंट का ये है, लोग जब चीजें देते हैं एग्रीमेंट बना लीजिए। ये हिंदी इंग्लिश में अगर आपको करके चाहिए तो आप मुझे बोलिए, मैं बना के दूंगा, ताकि एग्रीमेंट में सभी चीजें लिखी होती है प्रॉपर रूप से, ये चीज मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, संभालने के लिए दे रहा हूँ, कोई चोरी नहीं की हुई है, इसके ऊपर पूरा कॉपीराइट अधिकार मेरा है, अब मैं इनको दे रहा हूँ, सुपुर्द कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे काफी अन्य चीजें लिखी होती है। सो ये प्रॉपर रूप से सिग्नेचर लेकर के आपको लेना चाहिए। सो अभी हम यहाँ पर आज के विषय को रोकते हैं। अगर इस बारे में कुछ प्रश्न हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस देन यू कैन प्लीज आस्क नाउ। कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं, अपने माइक्रोफोन को ऑन करके पूछ सकते हैं, यानी आपका साउंड ऑन करके भी आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू भुजंग जी। आई थिंक आज का सेशन जो था वो बहुत इंफॉर्मेटिव था और बहुत जो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसे हम जरूर अपने म्यूजियम के एस्टेब्लिशमेंट में ध्यान रखेंगे। इंफॉर्मेशन बहुत बारीक थी, बहुत इंट्रिकेट थी, एंड हमने सोचा नहीं था कि इतनी बारीकियों से म्यूजियम सेटअप करने के लिए पहले एक प्रिपरेशन जो है वो जरूरी रहती है। तो आगे भी जैसे आपने बोला कि अगर हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो आप हमेशा हमारे साथ हैं। तो आई थिंक कि जैसे ही हम इस म्यूजियम के सेटअप में अपना पड़ाव आगे रखेंगे तो हम जरूर आपके साथ ये कांटेक्ट बनाए रखेंगे, सो दैट कोई भी मिस्टेक जो है हमारे पार्ट पे ना हो पाए। तो विद दिस आई थिंक स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या करना चाहिए वो मैंने ज्यादा नहीं बताया है, मैंने जनरलाइज सभी छात्रों के लिए जो आवश्यक है वो बताया है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अन्य जो चीजें हैं फिर हम बात करेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे। हाँ जी जरूर सर। तो थैंक यू एवरीवन। आज का सेशन बहुत फ्रूटफुल रहा और कल हमारा लास्ट डे ऑफ द सेशन रहेगा।